फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में, जो हमारी विनायक सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ में हम टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 6 से 7 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स किया है मैंने, ओके। और 2025 तक तो आप इन क्लासेस को अच्छे से कीजिएगा। यदि पॉलिटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ओके। साथ ही यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओके। जो माउंटबेटन योजना थी वह किसका आधार बनी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण का, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक जो समस्या थी उसके निदान का, ऑप्शन डी है देश के विभाजन का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो माउंटबेटन योजना थी वो देश के विभाजन का आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी। वेवेल के स्थान पर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाया गया, जो बनाकर भारत में भेजा गया। 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे लॉर्ड माउंटबेटन और इन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला। माउंटबेटन भारत की स्थिति के अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि सांप्रदायिक दंगों को और अधिक विकराल रूप धारण करने से रोकना है तो भारतीय जो सत्ता है उनके हाथों में जल्दी करनी चाहिए या सौंप देनी चाहिए। तो उन्होंने अंततः 15 अगस्त 1947 को यह तारीख निश्चित कर दी। कांग्रेस भी यह धीरे धीरे समझने लगी कि भारत का विभाजन होकर ही रहेगा। कांग्रेस कार्यकारिणी 8 मार्च 1947 के प्रस्ताव में कांग्रेस ने मांग की थी पंजाब और बंगाल का ऐसा विभाजन कर दिया जाए जिसके द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिए जाए। ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। ये मोस्ट गोल्डन क्वेश्चन है आपके। आप आगे जो भी एग्जाम दोगे उन एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है पॉलिटी से। ऐसे ही करके मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई थी। जो ये एक टॉपिक भी उठाया मैंने संवैधानिक निकाय से, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, ओके। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लिखनी संविधान सभा से, ओके। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, ऑप्शन ए है 1793 का जो चार्टर था उसके द्वारा, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर था उसके द्वारा, ऑप्शन सी है 1833 के चार्टर द्वारा, ऑप्शन डी है 1853 के चार्टर द्वारा। जो भारतीयों के लिए सिविल सेवा खोल दी गई, जो भारतीय नागरिक थे उनके लिए, तो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1853 के चार्टर कानून के द्वारा। ध्यान रखिएगा। 1793 का जो चार्टर कानून था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दी। गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। इसमें व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा कार्यकारिणी को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। 1813 का चार्टर जो था उस अधिनियम में, जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लेकिन चाय और जो चीन के साथ व्यापार था उसको व्यापार का एकाधिकार कंपनी ने कायम रखा। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई थी और जो पश्चिमी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी की गई थी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया
जो 1813 का चार्टर अधिनियम था इसी के थ्रू, और अगर इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो दंड की व्यवस्था भी की गई थी। 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की जो श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से चार का जो चुनाव हुआ वो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड मॉर्ले को, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ऑप्शन बी। लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, जो लॉर्ड रिपन है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट, ओके, इनको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए राज्य और रियासतों को इकाई की तरह नहीं माना गया। ऑप्शन बी इसके द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। ऑप्शन सी है प्रांतों में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया गया। ऑप्शन डी है लगभग 15% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की ये विशेषता है। तो इसमें हमारा इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है इसके द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। राज्यों और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया 3 सूचियों के आधार पर। संघ सूची में 59 विषय शामिल थे और राज्य सूची में 54 यानी कि 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गईं और यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इनमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। ऐसा अधिनियम में 14 भाग 321 धारा और 10 अनुसूचियां थीं इस अधिनियम में थी और इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम की जो धारा 5 थी इसके द्वारा भारत संघ की स्थापना की गई और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की गई। इसी अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। याद रखें संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, मैं पीछे की क्लासेस में दो टाइम करा, तो आपको उसकी डेट बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है भारत शासन अधिनियम था जो 1919 कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 1909, ऑप्शन बी है वर्ष 1921, ऑप्शन सी है वर्ष 1935, ऑप्शन डी है वर्ष 1919। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत में वर्ष 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषित किया गया था।
और इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इस अधिनियम को माउंटेन चैम्प्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मैंटेगू जो थे ये भारत सचिव और चैम्प्सफोर्ड तत्कालीन भारतीय वायसराय थे। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैंटेग्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी? ओके, भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार। तो ऑप्शन ए है, ये भी मैं पिछली क्लास में करा चुकी हूँ क्वेश्चन, और इसे थोड़ा और अच्छे से करा देती हूँ। ये भी पूछा गया है एग्जाम में फिर से। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 30। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भारत शासन अधिनियम है उसके अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 60 हो सकती थी उस समय। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। यह सदस्य संबंधित नियमों के अनुसार निर्वाचित या मनोनीत होते हैं। गवर्नर जनरल सदस्यों में से किसी एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करता था। गवर्नर जनरल को राज्य परिषद को संबोधित करने का अधिकार था और इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता था। ओके, याद रखिएगा। तो ये है आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक भूल हो जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगे। यदि आप थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं GS का कंप्लीट, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कंप्लीट करा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।